खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान और ये है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन 2019 सीरीज, एब्सोल्युटली फ्री सीरीज फॉर 3 मंथ्स। इसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस के कोडेक्स को फ्रॉम स्क्रैच, थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि थीम फॉरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे और आपके थीम जो हैं वो सेल होने के लिए पड़े हों और हम एक काबिल भरोसा डेवलपर बन सकें और लोग हमारे साथ रब्ता करें, रजू करें और ये कहें कि हाँ, ये जो स्पार्टन्स 300 सीरीज थी, इस ट्रेनिंग से गुजरने वाले लोग इस वक्त वर्डप्रेस के रिलायबल डेवलपर्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्पार्टन्स, टास्क नंबर 38 और फ्रंट एंड डेवलपमेंट मिशन 2019 में CSS का ये 5वां पार्ट है। कल बड़े ज़बरदस्त एक दो कमेंट थे और मैं पढ़ के उनको थोड़ा मुस्कुराया भी। जिन्होंने स्क्रैच से शुरू किया है मेरे साथ, वो चूंकि एक लॉजिकल फ्लो के साथ मूव कर रहे थे, लेकिन जो ही हम CSS में दाखिल हुए हैं तो उन्हें थोड़ा सा डिसकनेक्टेड फील करना शुरू कर दिया। उन्होंने लगना ये शुरू हुआ कि शायद हम कहीं लॉस्ट हो गए हैं। तो मैं समझ सकता हूँ आपकी सिचुएशन को, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आप जिन चीज़ों की आपको समझ नहीं आ रही, बस आप उनको अपने पास सेव रखें, प्रिजर्व रखें, सुन लें, क्योंकि हर चीज़ जो है वो कहीं कनेक्ट करेगी। यहाँ पे इस स्टेज पे आई वुड लव टू टेल यू कि CSS बहुत बड़ा समंदर है। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको कम से कम इतनी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ मेरी शेयर हो जाए कि जब हम थीम डेवलपमेंट की तरफ जाएं तो फिर आपको CSS को समझना आसान हो जाए। बस इतना आपने सीखना है। बाकी CSS के लिए मैंने आपको बताया कि इतना ज्यादा इसके ऊपर लोगों ने उम्रें गुजार दी हैं CSS को कंट्रोल करने के लिए। आप सिर्फ ग्रिड को ले लें, फ्लेक्स बॉक्स या ग्रिड की अगर आप मिसाल ले लें तो इन दोनों की मदद से जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको मीडिया क्वेरीज की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये स्टेप बाय स्टेप चीजें जो है वो एडवांस होती हुई चली गई हैं। तो मैं ये चाह रहा हूं कि आपके सामने टर्म्स आ जाएं, आपको CSS के सिलेक्टर्स का पता चल जाए, प्रॉपर्टी का पता चल जाए और वैल्यू का पता चल जाए। फिर आपने करना क्या है, आज मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा भी और फिर कुछ चीजें हम रिवाइज करेंगे जो मैं दरअसल चाहता हूं कि आप इन चीजों को उस तरीके से समझें। फिर इसी तरीके से हम इसको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाएंगे। मेरे अपने प्लान के मुताबिक CSS को आज खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन CSS मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा एडवांस चीजें हैं इसके अंदर। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज के दिन में जितनी चीजें हम कवर कर सकें वो हम कवर कर लेंगे। फिर हम दोबारा से वापस लौट के आएंगे CSS की एडवांस चीजों की तरफ, क्योंकि जब ये तीनों की पावर मिलती है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, जब आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, फिर आप देखेंगे कि आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर जान आना शुरू हो जाती है। तो अभी इन चंद दिनों में, चंद टास्क के अंदर जो पुराने हैं वो तो कवर कर लेंगे, उनको आसानी फील होती है, लेकिन जिन्होंने स्क्रैच से शुरू किया है वो कहीं दरमियान में थोड़ा बहुत डिस्कनेक्टेड फील करेंगे। ये नेचुरल होता है। तो आप बस साथ चलते रहें, मैंने आपको बताया था, बस चलते रहें साथ, कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई लिंक होगा। इस स्टेज पे आपके सामने कोई लफ्ज आए स्क्रीन के ऊपर, या मैं जब बोल रहा हूं आप उसको गौर से सुन लें। वीडियो मौजूद रहेगी चैनल के ऊपर, आप इसको रेफरेंस के तौर पर किसी भी वक्त बाद में यूज कर सकते हैं। ये थीम अब हमने एक इंस्टॉल किया था, डेमो थीम है 2019। जितने भी थीम है उनके अंदर CSS होता है। अब तक हमने जितने टास्क किए हैं, कम से कम उसका ये फायदा आपको हो गया कि आप किसी भी थीम की CSS जो है उसको कॉपी कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो जब आपको पढ़ना आ जाएगा, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। दूसरा एक क्वेश्चन आया था कि सर ये जो यूनिट्स हैं इसकी हमें समझ नहीं आती कि EM कहाँ पे यूज करें और पिक्सल्स जो है वो कहाँ पे यूज करें, VH कहाँ पे। इसके लिए सादा सा जवाब मैं आपको बता दूं कि ये चीजें वक्त के साथ साथ डेवलप हुई हैं। जब हमने शुरू किया वेब पेज के हवाले से तो वो पिक्सल्स थे, फिर लोगों ने रिस्पॉन्सिव जब आया, मोबाइल डिवाइसेस आ गए, मुख्तलिफ साइजेस आना शुरू हो गए, फिर उनके अंदर आपको पता है कि 1080 से आगे 4K पे बात चलेगी, तो हाई रेजोल्यूशन की आपके पास मॉनिटर्स आना शुरू हो गए। तो फिर इसके ऊपर तजुर्बात हुए और फिर हमारे पास ये सारी चीजें हमें नजर आती हैं। EM नजर आता है, REM नजर आता है, VH और VW नजर आता है। फिर जब लेटेस्ट जो हमारे पास CSS में है grid.css, जिसमें हम ग्रिड बनाते हैं, उसके अंदर हमारे पास कमाल हो गया है। हम यानी फ्रैक्शन की वैल्यू FR जो है वो यूज करते हैं और यूनिट्स वहां पे पिक्सल आप यूज करें, वहां पे आप EM यूज करें, लेकिन जहां पे रिस्पॉन्सिव हमने बनाना है फिर हमको वो फॉलो करना पड़ेगा। जैसे ग्रिड के अंदर आप कहीं पे पिक्सल्स भी यूज कर सकते हैं। इसकी कंफ्यूजन शुरू में आएगी, लेकिन इसको यूं समझ लें कि अगर आपने फर्ज कर लें एक मेन डिव जो है, मेन कंटेनर बना दिया 1000 का। अब लेट्स से कि उस 1000 को आपने 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है, तो 2 कॉलम आपने बना दिए, 2 डिवे हैं उसके अंदर 2-2 पिक्सल की, 400 हो गया, बाकी रह गया 600। अब उस 600 के ऊपर अगर आप सिर्फ इतना लिख देंगे 1FR,
तो वो जितना हिस्सा भी होगा उसमें जो तीसरी डिव होगी, तीसरा कॉलम होगा, वो इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा फ्रैक्शन के हिसाब से। तो रिस्पॉन्सिवनेस में क्या होगा कि ज्यों ज्यों स्क्रीन छोटी हो जाएगी, आपने रखा था 1000 पिक्सल, स्क्रीन छोटी होके 480 पे लेट से क्या आ जाती है। अब वो जो 200 और 200 का है वो तो आपने स्टैटिक कर दिया, फिक्स कर दिया 200 पिक्सल, वो उस हिसाब से छोटा होगा। लेकिन वो जो फ्रैक्शन होगी दरमियान में वो रिस्पॉन्सिव अंदाज में छोटी या बड़ी होना शुरू हो जाएगी। ये जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ग्रिड में तो फिर आपको समझ आ जाएगी। तो अभी आप इस चीज को इसी तरीके से लेके चले। और दूसरा एक सवाल था सद्दाम हुसैन का कि सर हमने अगर किसी साइट को कॉपी करना हो, लेट से कोई साइट है, इस तरह का आपको एक डिजाइन नजर आता है, क्लाइंट कहता है, समटाइम्स फाइवर पे अपवर्क के मेरे ऊपर तजुर्बा हुआ कि क्लाइंट कहता है जी कि ये मेरे कंपेटिटर की साइट है, मैं एग्जैक्टली इस तरह की नहीं चाहता, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरी साइट भी इसी तरीके से फ्लो में नजर आए। तो फिर आप क्या करते हैं, उसके लिए अगर आप यहाँ पे करेंगे कंट्रोल यू या पेज सोर्स में जाएंगे, व्यू पेज सोर्स में, तो इससे आपको हेल्प नहीं मिलेगी। उसके लिए सिंपल तरीकाकार ये होता है सदाम कि आप राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेंगे। जब आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो राइट साइड पे आप देखें आपको नजर आ रहा है सीएसएस के हवाले से, तो जहां पे फ्रंट एंड मेन डॉट सीएसएस है या स्टाइल डॉट सीएसएस है उसको आप कॉपी कर लें। या अगर आप फर्ज कर लें यहाँ पे कंट्रोल यू भी करते हैं और व्यू सोर्स में चले जाते हैं, कंट्रोल एफ करके सबसे पहले आप सर्च कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे स्टाइल डॉट सीएसएस मौजूद है। जो ही आप स्टाइल डॉट सीएसएस लिखेंगे ये हाईलाइट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये जो लिंक है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो पूरी सीएसएस की फाइल जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब आपने किसी को, चूंकि कॉपीराइट का इश्यू होता है, आप एग्जैक्टली तो इस चीज को फॉलो नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर आपने इसको रीड करना हो, अब जैसे ये पूरा थीम के हवाले से है, कैरेक्टर सेट जो हमें नजर आता है, किसी भी साइट को आप लेट से कि यहाँ पे वर्डप्रेस बिगनर जो है उनको खोल लेते हैं इस तरीके से और उनका सोर्स आप व्यू करते हैं कंट्रोल यू करके, तो यहां पे भी अगर आप कंट्रोल एफ फाइंड स्टाइल डॉट सीएसएस करेंगे ये आपको नजर आ जाएगा। यानी यहाँ पे सीडीएन में इनकी साइट पड़ी हुई है, डब्ल्यूपी कंटेंट थीम्स, उसके अंदर एक और फोल्डर है, फिर स्टाइल डॉट सीएसएस है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डब्ल्यूपी बिगनर जो है उसका थीम का पूरा स्टाइल आपको नजर आ जाएगा कि उन्होंने किस तरीके से इसको किया। सिंपल इसको कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल सी करना है, ये सिर्फ स्टडी के लिए या रेफरेंस के लिए, आप किसी का कंटेंट जो है वो यूज नहीं कर सकते, ये कॉपीराइट्स होते हैं। लेकिन CSS, PHP या HTML ओपन सोर्स लैंग्वेजेस हैं, आप इससे मदद ले सकते हैं। आप इसको कंट्रोल एस करें और यहाँ पे आप रेफरेंस के तौर पर लिख सकते हैं WP बिगिनर और उसके बाद .css करेंगे तो अब ये जो स्टाइल शीट है ये WP बिगिनर से आपने ले ली एग्जैक्ट सारी की सारी स्टाइल शीट। अब इसका मतलब यह है कि उन्होंने HTML में क्लासें बनाई होंगी, जहां जहां पे फुल स्टॉप है वहां पे क्लास है, जहां पाउंड का साइन नजर आएगा वहां पे आपको डिव देनी होगी स्ट्रक्चर के अंदर। अब स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से नजर आएगा, सेम उसी तरीके से हम वापस जाते हैं व्यू पेज सोर्स के अंदर और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ स्क्रिप्ट शुरू हो गई, ये हेड का काम है, आपने यहां से शुरू नहीं करना। जहां पे आपको बॉडी नजर आएगी ये हेड खत्म हो गया। अब बॉडी में आप देख लें तो उन्होंने एक क्लास बनाई हुई है बॉडी के अंदर और फिर इसको PHP के साथ उन्होंने यूज किया। फिर डिव क्लास है, विजेट एरिया उन्होंने बना दिया। उसके बाद आप इसको भी कॉपी कर लें, फाइल में बना लें और इसका स्ट्रक्चर जो है वो आप नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। अब यहाँ पे UL क्लास सब मेन्यू दी है, फिर वही LI आप देखें, LI के आगे उन्होंने ID दी और ID जो है वो हर आइटम की चेंज हो रही है, 51, 2, 3 से लेके आगे डिफरेंट जो है वो IDs हैं। क्लास जो होगी वो आपको एक ही नजर आएगी, मेन्यू आइटम, यानी मेन्यू आइटम को किसी एक जगह पे उन्होंने स्टाइल दिया होगा। अब उसकी CSS आपने कैसे तलाश करनी है वो आप यहाँ पे CSS में जाएंगे, यहाँ पे 1 by 1 आप क्लासेस जो है वो सर्च करेंगे। कंट्रोल F करके हम लेट्स से कि मेन्यू लिखते हैं और मेन्यू लिख के फाइंड ऑल इन करंट डॉक्यूमेंट करते हैं तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे नेविगेशन मेन्यूज लाइन 74 पे है। किसी एक लाइन के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो एग्जैक्टली उस लाइन पे चला जाएगा नोटपैड प्लस प्लस के अंदर। अब नेविगेशन मेन्यूज को उन्होंने कॉमेंट किया हुआ है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे साइट हेडर की क्लास दी UL और उसके अंदर क्लास है .nav साइट हेडर, ये सारी क्लासेस उन्होंने दी। ये उन्होंने मार्जिन दिया टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। अगर चारों लिखी होंगी तो टॉप आप इस तरीके से शुरू करेंगे, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। और अगर दो लिखी है, मैंने आपको बताया था टॉप और बॉटम, और दूसरी जो होगी वो राइट और लेफ्ट। 3 लिखी हुई है तो पहली और तीसरी टॉप और बॉटम के लिए होती है, दरमियान वाली जो है वो राइट और लेफ्ट के लिए यूज होती है। ये छोटी छोटी टेक्निक्स आपको याद होनी चाहिए इस स्टेज के ऊपर। आप यहाँ पे देखें तो एक लाइन में CSS नजर आ रहा है, बेसिकली ये CSS इस तरीके से है।
लेकिन इन्होंने मिनीफाई किया हुआ है, हम इस तरीके से लिखते हुए आ रहे हैं। लेकिन एक ही लाइन में आप इसको लिख सकते हैं, जब तक आपका सेमीकोलन मौजूद है इसको आप एक लाइन में यूज कर सकते हैं और ये उसी तरीके से रेंडर होगी ब्राउजर के अंदर। फिर यहाँ पे देख लें डिव है और फिर कॉमा दिया, उन्होंने ग्रुपिंग की हुई है, मुख्तलिफ डिवों को उन्होंने एक स्टाइल दिया। स्टाइल कौन सा है? फॉन्ट साइज इतना होना चाहिए, नैव के अंदर भी, सब नैव के अंदर भी, हेडर के अंदर भी, और यहाँ से जो यूएल मेन्यू है इसके अंदर भी 16 पिक्सल फॉन्ट साइज होगा। डिस्प्ले वो ब्लॉक करेगा, यानी इन लाइन नहीं करेगा। इन लाइन में आप हाइट और विड्थ जो है वो नहीं मेंशन कर सकते, वो बिल्कुल एक लाइन में रहता है। लेकिन ब्लॉक एलिमेंट में या इन लाइन ब्लॉक के अंदर आप इसकी हाइट और विड्थ जो है वो भी मेंशन कर सकते हैं। पोजीशन रिलेटिव दी है, फॉन्ट फैमिली उन्होंने प्रॉक्सिमा नोवा दिया है, फिर आगे उन्होंने दे दिया एरियल, हेल्वेटिका और सैंस सेरिफ, इस पे हम बात कर चुके हैं। कलर कौन सा दिया है? व्हाइट कलर दिया है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन की है, पैडिंग 3 पिक्सल, 20 पिक्सल, 3 पिक्सल, 15 पिक्सल, चारों दे दी उन्होंने। फ्लोट किया लेफ्ट पे। फ्लोट की कहानी जो थी या इन लाइन ब्लॉक या मार्जिन्स, ये अब हमारे पास जो फ्लेक्स बॉक्स आया है ये ग्रिड, उसमें खत्म होगी। तो ये मैं आपको टेक्निक इसलिए समझाना चाह रहा हूं कि इस तरीके से आप किसी भी जगह से सीएसएस उठा सकते हैं, किसी खास हिस्से की सीएसएस भी आप ले सकते हैं। आपने यहाँ पे राइट क्लिक किया, आप देखना चाहते हैं कि यार ये इन्होंने बैनर जो है टॉप पे ये किस तरीके से यूज किया, इसके ऊपर राइट क्लिक किया, अब हमें नजर आ जाएगा, इसके ऊपर हवर करेंगे, ऑरेंज रिबन की एक इन्होंने क्लास बनाई हुई है, ये डिव क्लास है। यहाँ पे इसका सीएसएस आ रहा है, यहाँ से आप इसको चेक अनचेक करके भी देख सकते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे style.css तो एग्जैक्ट ये उस लाइन पे ओपन हो जाएगा जिस क्लास को अभी आप टारगेट कर रहे हैं। इसके ऊपर क्लिक किया आपने वंस, अब आप देखेंगे कि वो CSS इसी के अंदर खोल गई। ये वही CSS है जो आपने यहाँ से style.css कॉपी की थी। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑरेंज रिबन की ये आपको क्लास नजर आना शुरू हो जाएगी। इसको आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, या अगर आप ऑरेंज रिबन को यहाँ सर्च करना चाहें, Ctrl F कर दिया और यहाँ से हम इसको करते हैं ऑरेंज RIBBON रिबन, फाइंड ऑल इन करंट डॉक्यूमेंट, तो ये हमें बताएगा लाइन 119, इस पे ऑरेंज रिबन मौजूद है, इस पे क्लिक करके हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है 1107, इस पे क्लिक किया तो 1107 लाइन पे आप चले जाएंगे। यहाँ पे उन्होंने क्लास बना दी है ऑरेंज रिबन, हाइट ऑटो, और आगे इंपॉर्टेंट का एक CSS के अंदर हम देते हैं वैल्यू के अंदर। इंपॉर्टेंट का मतलब कि भाई आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप 1197 पे क्लिक करेंगे तो अगेन आपको एक ही क्लास है, लेकिन उस क्लास के आगे फर्दर डिफरेंट क्लासेस उन्होंने ऐड कर दी। तो इसका मतलब यह है कि ये लिंक जो है इस तरीके से स्टाइल में चला जाएगा। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, लाइन हाइट 35 पिक्सल, वर्टिकल अलाइन मिडल, ये वही चीज है जो आपको यहाँ पे नजर आती है जब आप इसको राइट क्लिक करते हैं, इसके ऊपर इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। अब यहाँ पे आपको नजर आता है बैकग्राउंड कलर कौन सा है, बॉर्डर बॉटम कौन सा है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके, या इसको आप क्लिक करेंगे वंस, इसको आप Ctrl C कर सकते हैं, या अगर आप नया कलर देना चाहते हैं वंस इसके ऊपर क्लिक कर दें तो आप यहाँ से कोई भी कलर जो है वो इसका चूज करेंगे। ये अभी आपकी साइट नहीं है, ये आप आर्टिफिशियली इसके ऊपर चेंजेस कर रहे हैं। जो ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे ये चेंजेस जो है वो चली जाएंगे, क्योंकि आपने सिर्फ देखने के लिए यहाँ पे सोर्स के अंदर आपने इसको चेंजेस की थी। अगर आपको फाइनल हो जाए आप यहाँ से कॉपी करें, आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। आप लेट से इसकी विड्थ जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 100% विड्थ है, हाइट इसकी है 80 पिक्सल, हम इसकी हाइट जो है उसको कर लेते हैं लेट से 120 पिक्सल, और आप देखेंगे ये चौड़ी होगी है। तो इसका मतलब यह है कि इस तरीके से विड्थ होगी तो ये नजर आना शुरू हो जाएगा। अब ये जो कंटेंट है इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, इसको उन्होंने क्या किया हुआ, स्पैन क्लास बनाई हुई है, और इस स्पैन क्लास का कलर है FFF यानी व्हाइट। अगर इसका कलर जो है मैं चेंज करता हूँ, रेड कर दूंगा या येलो कर दूंगा या ऑरेंज कर दूंगा, तो ये कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखें तो इसका फॉन्ट वेट 800 है, अगर मैं इसका फॉन्ट वेट जो है वो 900 कर दूंगा, ये थोड़ा सा और मोटा हो जाएगा। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है अपर केस, यानी तमाम अपर केस में, इसको अनचेक कर दिया तो आपने देखा जो नॉर्मल केस है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। फॉन्ट साइज है यहाँ पे 24 पिक्सल, अगर मैं इसको फर्ज कर ले 3REM कर देता हूं तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो इनका रूट है उसका 3 गुना ये इन्होंने कर दिया, 16 3s are 48। अगर इसका फॉन्ट साइज जो है वो लेट से कि मैं यहाँ पे REM की जगह पे 1VH कर देता हूं या 1VW कर देता हूं, फिर आप देखिएगा 1VW किया, अगर मैं इसको लेट से 10VW कर दूंगा तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इससे भी मैं देख सकता हूं कि ये किस तरीके से फॉन्ट साइज है वो चेंज होता है।
कौन से डिव या क्लास को किसने कैसे यूज किया हुआ है। तो इसलिए ये सारी प्रॉपर्टीज और वैल्यूज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको थीम्स को पढ़ना आ जाए। कोई क्लाइंट आपको कहता है कि जी मैं ये चीजें चेंज करना चाहता हूं, तो अगर आप उसको तलाश नहीं कर सकते देन इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। तो इसलिए ये सारे लेक्चर्स आप सुनते जाएं, दरमियान में आपने कहीं कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ सुन लें इस वजह से कि यार ये लफ्ज है, इसको गौर गौर से देखें, ये प्रॉपर्टी ऐसे लिखी जाती है, फिर इस प्रॉपर्टी की वैल्यूज ये हम दे सकते हैं। फिर इंशाल्लाह जो जो आप आगे बढ़ेंगे आपको ये सुना हुआ, ये देखा हुआ लेक्चर, ये टास्क आपको काम आएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी थीम को राइट क्लिक करें, उसका स्टाइल जो है वो आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर, रेफरेंस के तौर पर फॉलो कर सकते हैं। आप एग्जैक्ट अगर इनकी CSS यूज करेंगे और उसी तरह की क्लासें बनाएंगे तो वो तो चोरी में आ जाता है। तो चोरी कोई भी क्लाइंट पसंद नहीं करता क्योंकि ये कॉपीराइट्स का इश्यू होता है। यस, आप इसकी ऑरेंज की जगह पे ब्लू कर देते हैं और इसकी विड्थ छोटी मोटी कर देते हैं, देन दिस इज योर्स। क्योंकि CSS तो सबकी कॉमन प्रॉपर्टी है ना। आप इसको यहाँ पे नीचे लाना चाहते हैं, आप इसके ऊपर एक और छोटी सी बार क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप HTML के अंदर एक डिव बनाएंगे और उसके अंदर स्टाइल दे देंगे। यहाँ पे अब आपको आपकी साइड पे 3 बार्स नजर आना शुरू हो जाएगी। ये आपका अपना आइडिया है, तो इसकी इजाजत होती है। तो आई होप कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं ये मेहनत जो है वो क्यों कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट जाते हैं, हमारे पास ये थीम मौजूद है 2019 का। यहां से अगर आप थीम बदली करें, कोई नया थीम ले लें, आप ये देखेंगे कि हर थीम के अंदर एक style.css मौजूद है। 2019 हमने इंस्टॉल किया हुआ था, जिसपे गुटनबर्ग पे और एलिमेंटर प्रो के साथ हमने काम किया। गुटनबर्ग के हवाले से कुछ लोग नीचे लिख रहे हैं, राम भी लिख रहा था, इसी तरीके से और बहुत सारे नौजवान हैं जो कंफ्यूज हैं। मैं आपको बताऊं कि गुटनबर्ग के बारे में बहुत सारी नेगेटिव फीडबैक भी आ रही है। ये होता है जब भी कोई नई चीज कोई कंपनी करती है तो जो लोग रवायत परस्त होते हैं, पुरानी चीजों के आदी हो जाते हैं, वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते। मैंने आपको बताया कि इस वक्त CSS में grid.css आ चुके हैं। तो जिन लोगों को डिवों के साथ फ्लोट करने का मजा था, या वो पुराने दौर में थे, या पुरानी साइटें बनी हुई हैं, वो उसको चेंज नहीं करना चाहते। फॉन्ट ऑसम की मिसाल ले लें आप। फॉन्ट ऑसम जब 5 आया तो उससे पहले हम यूज करते थे आई क्लास के साथ FA का लफ्ज, FA फॉन्ट ऑसम, F से फॉन्ट और A से ऑसम। अब उन्होंने FAS जो है वो चेंज कर दिया, FA को उन्होंने डेप्रिकेट कर दिया। अब लोग फर्ज कर लें हजारों वेबसाइटों के ऊपर लिंक लगा हुआ था FA का। अब वो लोग चीखेंगे कि हमारी साइटों पे तो आइकन नजर नहीं आ रहे, डब्बे नजर आना शुरू हो गए। आइकन इसलिए नजर नहीं आ रहे कि आइकन पीछे चेंज हो गया है। तो जब कंपनी फॉन्ट ऑसम है, फॉन्ट ऑसम ने FAS कर दिया है, तो वो एक रीसेंट डेवलपमेंट है। इसका मतलब यह उसका फायदा भी होगा। अब उन्होंने स्टाइल दे दिए कि आप एक्स्ट्रा स्टाइल भी साथ कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो अच्छे डेवलपर होंगे या प्रोग्रेसिव क्लाइंट्स होंगे वो FAS फौरी तौर पर कर लेंगे। आप इस पे वीडियोस बनाते रहें, लोग इस पे कॉलम लिखते रहें, कंपनीज को फर्क नहीं पड़ता। गुटनबर्ग जो वर्डप्रेस का आया है, इसके अंदर जो ब्लॉक्स हैं उसका ताल्लुक है जावास्क्रिप्ट के साथ। ये मॉडर्न वेब है, ये जरूरियात हैं। चूंकि हमारे पास ये जो डिवाइसेस आ गई है ना, ये जो मोबाइल है, सब इसको फोकस कर रहे हैं। एडोबी अपनी प्रोडक्ट्स को इसके मुताबिक फोकस करना शुरू हो गया है। कोरल ड्रॉ भी इसके ऊपर काम कर रहा है। हर बंदा ये चाहता है कि आप इस मोबाइल के अंदर रह के चीजें लोगों को दें। हम में से कितने डेस्कटॉप को यूज करते हैं? बहुत थोड़ी तादाद है जो डेस्कटॉप मॉनिटर्स को यूज कर रही है। हम जैसे लोग जो बैठे होते हैं, जिन्होंने काम करना होता है। लेकिन 65% से ज्यादा ये एक उन्होंने एवरेज निकाली है। यूजर जो है वो आपका मोबाइल पे आ चुका है। आने वाले 1-2 सालों में सारी दुनिया तकरीबन मोबाइल यूज कर रही होगी, क्योंकि इजी टू एक्सेस है, पोर्टेबल है। आप कहीं पार्क में बैठे हुए हैं, वहां पे आप मॉनिटर नहीं यूज करेंगे, वहां आपके मोबाइल के अंदर आपको आइकन्स चाहिए, आप क्लिक करें और आप वहां पे पहुंच जाएं। तो इसलिए ये जो गुटनबर्ग के ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है, ये मोबाइल फोकस्ड है, इसको ध्यान में रखें। इसलिए लोग इसको क्लासिक एडिटर को जितना मर्जी करते रहे, आपके मोबाइल के लिए ये जरूरी था कि वर्डप्रेस भी अपने आप को रेवोल्यूशनाइज करे। पेज बिल्डर्स पहले से थे जिन्होंने बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनाइज कर दिया। एलिमेंटर प्रो जो है वो भी बेसिकली ब्लॉक्स हैं, या आपका डीवी है, या इस तरीके से दीगर पेज बिल्डर है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप उन्होंने बड़ा एडवांस किया था। वर्डप्रेस को एज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये बहुत बड़ी उन्होंने एक छलांग मारी है। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये पैराडाइम शिफ्ट इसको इंग्लिश में कहते हैं, ये काया पलट देगा। चूंकि ये दरअसल कर क्या रहे हैं, वर्डप्रेस रेस्ट एपीआई आप यूं समझ लें, अब ऐसी कोशिश की जा रही है कि तमाम वेबसाइट्स मोबाइल पे उसी तरीके से नजर आए, आसानी के साथ, जैसे डेस्कटॉप पे नजर आती हैं। तो ब्लॉक्स की सूरत में ब्लॉक्स उठाया, ब्लॉक्स आप अगर बड़ी स्क्रीन पे लगाएंगे वो फैल जाएगा, छोटी स्क्रीन पे लगाएंगे तो उसके मुताबिक कंटेनर में एडजस्ट हो जाएगा। तो जरूरत थी, चूंकि आपके
इस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे, आपको सारी गेम समझ आ जाएगी गुटनबर्ग की। ये जितना भी मॉनिटर आपको नजर आ रहा है, या ओवरऑल वेब का फलसफा जितना भी है, या कागज जहां पे भी है, या ये जो हमारी कायनात है, इसकी 4 डायमेंशन हमें नजर आती है। इसके अंदर लाइन का तस्वर है, जो सीधी लाइन जा रही है होराइजन के ऊपर, जिसको होराइजन कहते हैं, हॉरिजेंटल यानी एक्स एक्सेस है। एक लाइन है जो वर्टिकल चल रही है, इसको कहते हैं आपका वाई एक्सेस। अब इसके बाद जो तीसरी इसकी डायमेंशन थी, जिसको 3D आया, वो था इसका जी एक्सेस, कि वो चीजें रोटेट होती हैं, घूमती हैं। ये तीनों एक्सेस आज के दिन तक हमारे पास मौजूद है। आने वाले वक्तों में 4th डायमेंशन आ जाती है, 5th आ जाती है, 6th आ जाती है, आप इसको स्टॉप नहीं कर सकते। तो 1D क्या था कि एक ही डायमेंशन में चीजें नजर आ रही है। 2D क्या था कि आपको उसकी हाइट भी नजर आती है इस तरीके से, और आपको उसकी विड्थ भी नजर आती है। क्योंकि x का ताल्लुक है विड्थ के साथ और y का ताल्लुक है हाइट के साथ, और z जो है वो इसकी गोलाई आप कह लें, उसको लंबाई चौड़ाई। इस तरीके से स्पेस के अंदर कोई चीज घूमती है तो हम उसको 3D करके देख सकते हैं, लोगों को ऊपर नीचे घुमा के चारों साइडों से। तो ये कॉन्सेप्ट जब आए, अब सारी ग्रिड जो बनती है आपके मोबाइल के अंदर, जितना भी पिक्सल्स हैं, वो पिक्सल किसी एक्स एक्सेस पे होंगे या वाई एक्सेस पे होंगे। अब जब वो एक्स एक्सेस पे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि वो कितने विड्थ के साथ जाते हैं। अगर आप उसको परसेंटेज में ले आएंगे तो वो इस तरीके से फ्लूइड हो जाएंगे। यहीं से फिर आगे REM, EM, VH या FR का कॉन्सेप्ट डेवलप होना शुरू हो गया। तो अब अगर आपको पिक्सल्स की आदत पड़ी है और आप कहें कि हर जगह पे मैं पिक्सल्स यूज करूंगा, तो फिर प्रॉब्लम होगी। जब फ्रैक्शंस तक बात पहुंच गई तो हमने मॉडर्न चीजें यूज करनी है, क्योंकि अब आप इस तरीके से कोड लिखेंगे। मीडिया क्वेरीज हम बनाते थे और फिर हमने साइज देना, डिवों को बड़ी मेहनत करना पड़ती थी। अब 2 लाइन का आप कोड लिखेंगे और आपकी ग्रिड ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है इस मोबाइल के ऊपर। तो फिर कौन करेगा, आपको इतने पैसे देगा क्लाइंट कि आप 10 घंटे जो है वो उसको रिस्पॉन्सिव बनाते रहे, जब सिर्फ 2 लाइनों के कोड से 5 मिनट के अंदर आप इसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो इसलिए ये मैं कहता हूं कि मैं आपको पुरानी ट्रेडिशनल चीजों से गुजार के लेके आ रहा हूं, आप देख सकें कि हमें कितनी प्रॉब्लम आ रही है। अगर एकदम से हम मॉडर्न को पकड़ लेंगे तो फिर आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, वाकई कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस ग्रिड को आप समझें। ये जितना मॉनिटर आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर पिक्सल्स है, इसके अंदर परसेंटेज चल रही है। इसको आप छोटा करेंगे, फिर चीजें कैसे नजर आएंगी। उसके अंदर कंटेंट है, इमेज है, टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो हो सकती है, कोई एनिमेशन हो सकती है। यही कंटेंट मौजूद है ना। इसके अलावा तो कोई 5वीं चीज नहीं हो सकती कि कोई ऐसी चीज जो नजर ना आए, या कोई चीज ऑडियो में होगी, या कोई चीज रिटन टेक्स्ट होगा, हेडिंग टैग है, पैराग्राफ टैग है, या कोई आपकी यूट्यूब की वीडियो है, वीमियो की है, या आपने अपने मीडिया लाइब्रेरी से कोई वीडियो लगानी है, या आपने कोई एनिमेशन बनाई हुई है, या आप उसके अंदर कोई इमेज देना चाहते हैं, आप इमेज की गैलरी बनाना चाहते हैं, आप स्लाइडर बनाना चाहते हैं, स्लाइडर के अंदर भी इमेज है, उसके अंदर कंटेंट है, और फिर उसके अंदर कुछ एनिमेशन चल रही है। वो एनिमेशन हम CSS के जरिए भी करते हैं, और उस एनिमेशन को हम jQuery के साथ जावास्क्रिप्ट में भी कंट्रोल करते हैं। तो इस तरीके से चीजें आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो गई। तो हमें मॉडर्न चीजों को, गुटनबर्ग को वेलकम कहना है। हम वो लोग नहीं हैं जो हर आने वाली तब्दीली का शिकवा करते हैं कि ये क्या हो गया। मैंने आपको बताया था, वक्त के साथ साथ चीजें एब्सोल्यूट और रिलेटिव पोजीशन में जाती है। अगर कोई चीज एब्सोल्यूट हो गई है तो फिर आपको रिलेटिव करना पड़ेगा अपने आप को, वरना क्या होगा, कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। जनरेशन का गैप यही होता है ना कि नौजवान नस्ल किसी और समत में चल पड़े और जो बाबे हैं वो किसी और समत में रुके रहे, तो फिर क्या होगा, एक खलीज हायल हो जाती है। और जब खलीज हायल होती है ना माय डियर, फिर ओल्ड होम्स बनते हैं। ये याद रखिएगा मेरी बात, खलीज को आपने कम से कम करना है। इस वजह से ये सारी चीजें प्रोग्रेसिव होती हैं कि आप कायनात को अगर रोकना चाहते तो फिर हम एहराम मिस्र से आगे ना बढ़े होते। हम आज भी वही चीजें पत्थर के दौर में अपने सर पे पत्थर उठा के वजनी हम एहराम बना रहे होते। लेकिन क्रेनें आई हैं मार्केट में। जब क्रेनें आई हैं तो लोगों ने कहा कि हम बेरोजगार हो जाएंगे। नहीं, कोई बंदा बेरोजगार नहीं होता जो वक्त के साथ साथ अपने आप को प्रोग्रेसिव अंदाज में चेंज कर लेता है। 2019 से 2025 में जितनी चीजें आपको चाहिए, मेरी कोशिश यह है कि हम उस तरफ बढ़ जाएं, या एटलीस्ट आपका ज़ौक या टेस्ट आपका डेवलप हो जाए कि आपने प्रोग्रेसिव अंदाज में चीजों को आगे लेके चलना है। जो फ्रीलांसर आज भी 2009, 10, 11 की टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, क्लाइंट उनको कभी भी अप्रोच नहीं करेंगे। रीजन, क्लाइंट को जो काम आधे घंटे में मिल जाता है उसके लिए आप 10 घंटे लगाएंगे, क्लाइंट आपको पैसे नहीं दे सकता। उसके पास ना तो टाइम है, ना इतना उसके पास बजट है। तो आपको वो क्विक सोल्यूशन देने हैं जो आजकल अवेलेबल है, और ये उसी सूरत में मुमकिन है
जब आप इन टच रहेंगे, इन लाइन रहेंगे और आप वक्त के साथ साथ आगे बढ़ेंगे, बल्कि वक्त से आने वाली चीजें जो है वो आपको समझ में आनी चाहिए। तो मैं हमेशा इसलिए फ्यूचर में देख के आपके साथ कोशिश करता हूं कि वो चीजें शेयर कर सकूं। 100% करेक्ट ना भी हो, 80-90% भी बात अगर करेक्ट हो जाए तो हमें उसका फायदा हो जाता है। सो आई होप कि आप इसको फॉलो करेंगे। अब ये थीम है, हमारे पास मुख्तलिफ थीम्स हैं, आप ये देखें सबके पीछे वही स्ट्रक्चर है। अगर आप सिर्फ इसकी मिसाल ले लें या ये आपको नजर आता है, या आप सिंपल क्लिक करें लेटेस्ट के ऊपर, जो लेटेस्ट थीम आ रहे हैं वो आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा इस वक्त मार्केट में किस किस्म के थीम बनना शुरू हो गए। यानी आप देखेंगे उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं ग्रिड या फ्लैक्स बॉक्स नजर आएगा, या ये जो गूगल का पेज स्पीड है उसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। अब लोग उसके मुताबिक चीजों को चेंज करना शुरू हो गए। या आप सिंपल यहां पे लिखें ग्रिड, लिखेंगे ग्रिड, लेके आप एंटर करेंगे तो ग्रिड का लफ्ज जहां किसी थीम में होगा वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। पूरी ग्रिड, आप फर्ज कर लें आप ये जो ब्लॉक ग्रिड है इसको ले लेते हैं, या ग्रिड वर्डप्रेस को आप क्लिक करते हैं और प्रीव्यू करते हैं, या आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। लेट्स से ये सिर्फ आपको थोड़ा सा एक विजन आपके साथ शेयर करना है कि किस तरीके से CSS बनी होगी जो थीम क्लेम कर रहा है कि वो ग्रिड है। तो यहां से इंस्टॉलेशन मुकम्मल हुई, हमने इसको कर दिया एक्टिवेट। अब हमारा फ्रंट एंड ये था जो एलिमेंटर पेज बिल्डर के साथ था। यहां से थीम हमने चेंज कर दिया, हमने सिर्फ इसका एडिटर देखना है। एडिटर के अंदर क्लिक किया, अब आप इसकी CSS पे चले जाएंगे। अब इस CSS के अंदर आप देखेंगे तो काफी सारी आपको वैल्यूज नजर आएंगी। आप सिंपल इसको Ctrl+A करें, Ctrl+C करें, नोटपैड प्लस के अंदर आप इसको ओपन कर सकते हैं और यहां पे इसको इस जगह से हम क्रॉस कर देंगे। Ctrl+V किया, Ctrl+S करते हैं और यहां से हम इसको करते हैं grid wordpress.css, सिर्फ पढ़ने के लिए, समझने के लिए। अब यहां पे देखें तो कमेंट्स हैं, ऑथर बायो बॉक्स है, यहाँ पे स्क्रॉल टू टॉप बटन जो नजर आता है वो हमें नजर आएगा। इसी तरीके से आप देखें तो मीडिया क्वीरीज है, मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्सिमम विड्थ 890 पिक्सल्स, ये हर बंदे ने डिफरेंट बनाई होती है। अब CSS को हम यहाँ से पकड़ते हैं और बिल्कुल टॉप पे चले जाते हैं। यहाँ से थीम नेम शुरू हुआ, ये वर्डप्रेस का स्टाइल है। यहाँ से उन्होंने reset.min.css शुरू में लगा दी, ये शुरू में हम लगाते थे। उसके बाद उन्होंने बेसिक जो स्टाइल थे, सब, ब्लॉक कोड, ए हिडन या एब्रीवेशन, हर चीज की उसने वहां पे दे दिया स्टाइल। नीचे आके देखेंगे तो ये शुरू हुआ क्लियरिंग्स एंड एक्सेसिबिलिटी। डॉट क्लियर की क्लास है, डॉट क्लियर फिक्स है, डॉट स्क्रीन रीडर टेक्स्ट है, और उसके बाद आपका फॉर्म्स का उसने अलग से बना दिया। यानी छोटे छोटे सेक्शंस जो हैं वो CSS के अंदर आपको नजर आएंगे। तो अब आपको पढ़ना आना चाहिए कि ये यहाँ पे इनपुट टाइप चेक बॉक्स और यहां तक जो चीजें हैं ये इन्होंने फॉर्म के हवाले से एड्रेस की हैं। अब ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज होंगी, फिर उसके आगे वैल्यूज है। अब बॉडी आपको पता है कि सिलेक्टर है, इसका मतलब बॉडी को वो सिलेक्ट कर रहा है। आगे प्रॉपर्टी क्या है, बैकग्राउंड, वैल्यू क्या है, ये बैकग्राउंड का कलर है। फॉन्ट कौन सा है, नॉर्मल 13 पिक्सल, और उसके बाद फॉन्ट का नाम दे दिया, लाइन हाइट, मार्जिन, पैडिंग। तो ये सारे लफ्ज आपको समझ में होने चाहिए कि किसी जगह पे कौन सी चीज हमने देनी है। आप इसको इस तरीके से कॉपी करके अपने थीम में भी यूज कर सकते हैं। आपने अपनी जगह पे अपना फॉन्ट देना है, सिंपल ये करना है आपने। आप H1 की जगह पे प्ले फेयर डिस्प्ले की जगह पे रोबोटो लगाना चाहते हैं, आप रोबोटो लगा दें। बाकी एरियल की जगह पे आप टाइम्स न्यू रोमन लिख दें। तो इस तरीके से आप एक दूसरे की हेल्प करते हैं या इंस्पिरेशन लेके आप चलते हैं। तो थीम्स को आपको पढ़ना आना चाहिए। अब जैसे UL OL को उन्होंने कर दिया मार्जिन 0, 0, 1.5 EM और 3 EM। यहाँ पे उन्होंने EM दे दिया मार्जिन को, यानी ये टॉप है, ये राइट है, ये उसका आ जाएगा बॉटम और ये लेफ्ट साइड। यानी UL और OL को लेफ्ट साइड पे 3 EM का मतलब कि अगर फर्ज कर लें ये किसी पेरेंट डिफ में बना हुआ है तो उसके मुताबिक उसका 3% कह लें कि वो यहां से लेफ्ट से मूव कर जाएगा। और बॉटम से कितना है, 1.5 EM। REM का मैंने बताया था कि वो रूट के साथ उसका ताल्लुक है और वो ज्यादातर हम फॉन्ट्स के साथ यूज करते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट देखेंगे तो पूरी इसने मीडिया क्वीरीज बनाई हुई है। विड्थ यहाँ पे 98% है, अगर 1276 पिक्सल होगा तो ये जो आउटर रैपर है इसको उन्होंने दिया हुआ है। हर थीम डेवलपर जो है वो अपने अंदाज में CSS बनाता है। तो सिर्फ आपको पढ़ना आना चाहिए कि ये डिव होती है और उसके आगे उसने वैल्यूज दी हुई हैं 3 किस्म की। ये वैल्यूज को आप यहां से एंटर करके इस तरीके से भी लिखना चाहेंगे, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फ्लोट कितना है, राइट, सेमीकोलन के बाद आप एंटर कर दें। बेसिकली ये 2 वैल्यूज दी हुई हैं, लेकिन उन्होंने उसको मिनीफाई कर दिया हुआ है इस अंदाज में और वो एक लाइन में नजर आती है। चीजें वही हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ये सिर्फ दरमियान में मैं इसलिए शुरू हुआ कि आपको ये बहुत सारी चीजें जो थी वो कंफ्यूज कर रही थी
और आपको थोड़ा स्टाइल पता चल जाए कि हम दरअसल चल किस तरफ रहे हैं या जाना किस तरफ चाहते हैं। मेरी भी कोशिश है कि मैं CSS का उतना हिस्सा कवर कर चूं जो आपके काम आने वाला है। अब यहाँ पे हमने ये HTML में एक डेमो साइट क्रिएट की थी, बाकी सारी चीजें जो है वो हम बंद कर देते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर हमने यहाँ से नैव बार शुरू की है, फिर हेडिंग टैग्स दिए, इमेज लगाया, वीडियोस लगाई, ये हमारी प्रैक्टिस हो रही है, इसको हमने छोड़ा नहीं। लेकिन इसके बाद चूंकि क्वेश्चन आया था एब्सोल्यूट और रिलेटिव का, मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट और रिलेटिव को समझना बड़ा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि जितना भी स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है उसको हमने एडजस्ट करना है। अब यहां से मैं 1 बाय 1 बोलता जाऊंगा और आपने देखते जाना है कि हम चीजों को किस तरीके से लेके चलेंगे। अब नोटपैड++ में भी हमारे पास ये फाइलें ओपन है, इन 2 CSS को हम यहां से बंद कर देते हैं, नो चेंज नो सेव। अब ये जो 2 फाइलें हैं ये हमारी इसी तरीके से मौजूद रहेंगी, लेकिन आज हमने जो रिवीजन करनी है उसके लिए हम एक नया HTML का डॉक्यूमेंट बना लेंगे। और यहां से आपने कंफ्यूज नहीं होना, हम इसको इसी तरीके से रखेंगे, सिर्फ उसकी मैं आपको थोड़ी सी हेजिटेशन दूर करना चाहता हूं ताकि आपको बार बार आदत पड़े इस तरीके से फाइलें बनाने के लिए। यहां से हम उसका बनाते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है डॉक टाइप हमने देना है, डॉक टाइप दिया इस तरीके से और उसके बाद स्पेस देके HTML, ये आपका डॉक टाइप जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नीचे हम शुरू करते हैं HTML और उसके बाद HTML को हम क्लोज करते हैं और HTML के दरमियान में हम शुरू करते हैं बॉडी और इसी तरीके से हम बॉडी को भी क्लोज कर देते हैं। ये तो मेन आपका पेज का हो गया। अब इस HTML के अंदर हम हेड का सेक्शन जो है वो अलग से बनाते हैं और उस हेड के अंदर हम टाइटल वगैरह देते हैं, लिंक देते हैं, स्टाइल वगैरह। तो इस तरीके से आप लिखते जाएंगे, आपको आदत पड़ना शुरू हो जाएगी। हेड के नीचे कोई इसका लिंक रेल देना चाहते हैं, आपको पता है लिंक लिया, रेल इक्वल का साइन, इन्वर्टेड कॉमास, यहाँ पे आप देंगे स्टाइल शीट, चूंकि ये रिलेशनशिप है। बार बार लिखा करें, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी प्रैक्टिस जरूरी है आपके लिए। अब यहाँ पे हम दे देते हैं CSS-revision.css। अभी हमने बनाई नहीं लेकिन रेफरेंस हमने दे दिया। इसको हम सेव करेंगे Ctrl+S करके और यहां से हम कर देते हैं CSS-revision.html। ये सेव कर लिया, डबल क्लिक करेंगे और यहां पे हम एक यूनिवर्सल सिलेक्टर जो है वो दे देते हैं। शिफ्ट करके 8 के ऊपर प्रेस किया और कर्ली ब्रैकेट दे दी और यहां पे हम दे देते हैं इसको पैडिंग 0 सेमीकोलन, मार्जिन 0 सेमीकोलन, Ctrl+S करेंगे CSS-revision.css। बूम, ये आपकी CSS भी होगी और आपका HTML भी हो गया। जब भी आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है तो सबसे पहले आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। ये मेन है नक्शे का हिस्सा, बाकी चीजें सारी इसके अंदर होंगी जो बॉडी वाला सेक्शन है। तो यहां से हमारी CSS भी कनेक्ट होगी। अब यहां से हम शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब आपको पता है हेडिंग टैग्स किस तरीके से देते हैं, UL LI किस तरीके से बनाते हैं, फॉर्म कैसे हमने बनाना है, फिर डिवें जो है वो किस तरीके से बनानी है, क्लासेस जो है वो किस तरीके से बनानी है। तो बेसिकली ये जो पेज था आपका, आज इसको थोड़ा सा यूं समझ लें, हमने एक बना दिया ये डिव और उसके बाद इस डिव को हमने क्लोज करना है तो डिव को क्लोज कर दिया। अब इस डिव के अंदर हम लिखते हैं दिस इज फर्स्ट डिव। अब इस फर्स्ट डिव को, ये जो आपकी फर्स्ट डिव थी, ये आपका पैराग्राफ टैग है या हेडिंग टैग है। लेट्स से कि हम यहाँ पे कहते हैं H1, ये आपने स्टाइल दे दिया। यहां से इसको भी हम कर देते हैं H1 और इसको आपने क्लोज कर दिया। अब इसको आप इस डिव को Ctrl+C कर लेते हैं, यहां पे आप इसको कुछ 6 दफा पेस्ट कर देंगे। ये आपने कर दिया। अब आपको पता है यहां से आप करेंगे सेकंड डिव और उसके बाद यहां पे करेंगे थर्ड डिव। ठीक हो गया जी। और हेडिंग टैग को क्या करेंगे, सेकंड की जगह पे H2, यहां पे भी आपने H2 दे दिया। सबसे आखिर में क्या है H6 और यहां से हम इसको कर देते हैं H6। अब ये जो 6 डिवें बनी है, Ctrl+S करते हैं। अब CSS रिवीजन को आप राइट क्लिक करें, ओपन विद गूगल क्रोम, तो आप ये देखेंगे इसके अंदर ये सारा कंटेंट मौजूद है। अब हम इस CSS को फैलाएंगे अपने पेज पे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले देखें CSS के अंदर अभी हमने कुछ भी नहीं दिया और एक डिव जो है वो हमारे पास मौजूद है। अगर मैं इस डिव की, ये जो डिव है, सिर्फ इसका लफ्ज लिखूं डिव और मैंने अभी कुछ भी नहीं दिया और इस डिव के बाद मैं इसको कर्ली ब्रैकेट दूं और यहां पे मैं कर लेता हूं इसकी विड्थ, लेट्स से कि मैं यहां पे करता हूं 300 पिक्सल और उसके बाद इसकी हाइट जो है वो मैं कर लेता हूं 200 पिक्सल। ये हमारा ओल्ड स्कूल मेथड था। Ctrl+S किया, यहां से वापस आता हूं, इसको रिफ्रेश करूंगा। अभी आपने देखा कि 300 और 200 के मुताबिक वो डिवाइड हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यहां से मैं दे देता हूं इसका कोई बैकग्राउंड डैश कलर
और बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं ग्रे, सेमीकोलन इस तरीके से दिया, कंट्रोल एस करते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब आपको ये पूरी डिव के अंदर ये चीजें नजर आना शुरू हो गई। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो डिव है ये सारी की सारी डिवें जो है ये फ्लोट कर दें, तो फिर हम यूज करते थे फ्लोट और यहां पे हम करते हैं इसको लेफ्ट। कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे। अब आपने क्या किया, फ्लोट लेफ्ट किया तो सारी डिवें, चूंकि एक ही डिव थी बेसिकली, उसके अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स थे, जितनी भी डिवें थी, वो सारी फ्लोट लेफ्ट हो गई। तो यहां से अब फर्ज कर लें मैं इस डिव के अंदर ये जो HTML है इनमें से डिवों की क्लासें बनाना शुरू कर देता हूं। तो मैं यहां से करता हूं क्लास का लफ्ज लिखूंगा, इक्वल का साइन दिया और इस क्लास के ऊपर मैं लफ्ज लिख देता हूं माई डिव। इस तरीके से मैंने एक क्लास बना दी डेमो, और इस सारे हिस्से को, ये जो क्लास है, इसको मैं यहां से कंट्रोल C करता हूं और इस दूसरी डिव के अंदर भी मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। यहां से मैं इसको पेस्ट कर देता हूं और इस डिव के अंदर भी पेस्ट कर दूंगा। 5 के ऊपर पेस्ट किया और 6 के अंदर भी पेस्ट कर दिया। आपने और कुछ भी नहीं किया। अब यहां से ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास एंगुलर ब्रैकेट है इसको हम क्लोज कर लेते हैं और उसके बाद यहां से भी अब फ्रंट एंड पे आए, इसको रिफ्रेश करेंगे। अब आप देखेंगे कि कोई खास इसके अंदर फर्क जो है वो नहीं पड़ रहा। रिफ्रेश किया, ये हेडिंग टैग्स भी आ गई, 6 डिवें भी मौजूद हैं। आप इनके दरमियान कोई मार्जिन देना चाहते हैं, CSS में वापस जाएंगे, इसी जगह पे आप रहेंगे, मार्जिन और कॉलन दिया और यहां पे हम दे देते हैं 20 पिक्सल लेट से, यानी तमाम डिवों के दरमियान में 20 पिक्सल का गटर या मार्जिन चाहिए। रिफ्रेश करेंगे, अब ये क्या हो गया, आपका 20 पिक्सल मार्जिन आ गया, तो एक डिव ऑटोमेटिकली नीचे चलेगी। अगर आप इसको फ्लोट करके देखें, चूंकि आपने फ्लोट किया हुआ है, आप इसको छोटा बड़ा करेंगे, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होना शुरू हो जाएगी। अभी आपने रिस्पॉन्सिव नहीं बनाया, लेकिन ब्राउजर पहचानता है कि डिव जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहीं से फिर आगे जब ग्रिड की तरफ बढ़ेंगे तो आप इसको ज्यादा देखेंगे। अब फॉर एग्जांपल इस डिव के अंदर ये जो क्लास और आईडी की कंफ्यूजन आ रही है लोगों को, उसको आज हम थोड़ा सा दूर करते हैं। अब ये जो डिव है इसके अंदर हमने क्लास कौन सी दी थी, क्लास माई डिव। तो मैं सिंपल इस डिव के आगे लिख देता हूं फुल स्टॉप और माई डिव लिखेंगे। अब जब रिफ्रेश किया तो आपने देखा यहाँ पे दिस इज 5th डिव और दिस इज 6th डिव, 4 हमें नजर आ रही हैं, ये 2 इस तरीके से। इसका मतलब यह है कि हमने कोड के अंदर कहीं गलती की, डीबग करना पड़ेगा। तो यहां से वापस आते हैं और देखते हैं कि डिव क्लास यहाँ पे शुरू हुई। 5 और 6 में हमने क्या किया, हमने क्लास दे दी थी हेडिंग टैग को, तो हम यहां से कंट्रोल X करेंगे और यहाँ पे इस डिव के अंदर हम इसको कंट्रोल V करेंगे। इसको भी हमने यहां से कट किया, कंट्रोल X कर लिया और डिव जो है इसको कंट्रोल V कर देंगे, कंट्रोल S कर देंगे। फ्रंट एंड पे आके इसको करेंगे रिफ्रेश। जब आप रिफ्रेश करेंगे अगेन आपकी डिवें जो है वो ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से जल्दी में जब आप कंट्रोल V पेस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। अब इस डिव के अंदर जो आपने एक क्लास बनाई थी और यहां पे आपने एक क्लास को स्टाइल दे दिया। अब फर्ज कर लें मैं ये चाहता हूं कि भाई बाकी सारी चीजें वही रहें, फ्लोट भी वही रहे, हेडिंग टैग का कलर भी वही रहे, लेकिन मैं इस डिव को ब्लू करना चाहता हूं, रेड करना चाहता हूं। तो यहां से फिर आप समझ लें कि आपका आईडी का कॉन्सेप्ट आता है कि मैं इसको HTML में सबसे पहले एक आईडी दूंगा। ये जो मेरी तीसरी डिव है इसको शुरू में मैं लिख देता हूं आईडी, इक्वल का साइन दिया, इन्वर्टेड कॉमर्स दिए और मैं यहां पे देता हूं इसको माई आईडी और उसके बाद मैंने यहां से इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद स्पेस दे दी। कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे आता हूं और यहां से मैं इसको करूंगा रिफ्रेश, नो चेंज। रीजन, आईडी मैंने यहां से लिख तो दिया लेकिन आईडी को मैंने कोई स्टाइल नहीं दिया। तो CSS में जाएंगे। अब आप देखिएगा कि जब मैं इसको आईडी को सिलेक्ट करूंगा, डिव का आईडी का साइन दिया, माई आईडी लिखूंगा और मैं यहां से इसको कर देता हूं बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर दिया और उस बैकग्राउंड कलर को मैं कर देता हूं लेट्स से के रेड। सेमीकोलन दिया, कंट्रोल S किया। फ्रंट एंड पे आके आप जब रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगा, यहां से रिफ्रेश किया, बूम। अब आपकी तमाम डिवों के ऊपर जो क्लास थी उसका कोड जो है वो यहां से रन कर रहा है। ये आप फर्क समझिएगा। CSS के अंदर डॉट माई डिव की क्लास थी और वो क्लास आपने रिपीट की तकरीबन 6 चीजों के ऊपर। तो उन 6 के ऊपर ये सारे स्टाइल अप्लाई हो रहे हैं, विड्थ भी, हाइट भी, बैकग्राउंड कलर भी, फ्लोट भी और मार्जिन भी। लेकिन उसमें से एक डिव को आपने मखसूस स्पेसिफिक अंदाज में आईडी दे दी और सिंपल उसको कर दिया बैकग्राउंड कलर रेड। अगर आप HTML के अंदर ये जो आईडी है कंट्रोल C कर लें
और इसकी जगह पे भी कंट्रोल वी कर लें और इस आईडी की जगह पे आप कर लें माई आईडी 1, कंट्रोल एस कर दिया। फ्रंट एंड पे आके आप इसको रिफ्रेश करेंगे, नो चेंज। नो चेंज क्यों है? क्योंकि आईडी 1 को आपने सीएसएस में एड्रेस ही नहीं किया। तो यहां पे वापस आए सीएसएस के अंदर, अब हम यहां पे लिखेंगे माई आईडी 1 करेंगे। 1 करेंगे तो करली ब्रैकेट्स दी और यहां पे मैं इसका कलर दे देता हूं बैकग्राउंड कलर ब्लू। ब्लू दे दिया, कंट्रोल एस कर दिया। अब क्लास यही रहेगी, आईडी जो है इसका कलर ब्लू हो जाएगा। आप फ्रंट एंड पे रिफ्रेश करेंगे इसको, आप देखेंगे कि आपकी ये जो 4th div थी, इसको क्लास का स्ट्रक्चर तो आपने यहीं से किया, लेकिन ये जो कलर था ये आईडी की वजह से आना शुरू हो गया। तो ये है आईडी और क्लास का फर्क। इसी तरीके से फर्ज कर लें आप किसी और div को कोई और प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, तो ये जो आपकी आईडी थी या क्लास थी, अब इस क्लास के अंदर फर्ज कर लें अगर हम कोई दे देते हैं बॉर्डर का स्टाइल, तो एक आपने यहां पे सिर्फ तब्दीली लानी है, बॉर्डर कॉलन देंगे और बॉर्डर आप देते हैं 5 पिक्सल डैश्ड और मैरून लिख देते हैं, सेमी कॉलन देंगे, कंट्रोल एस कर देंगे। फ्रंट एंड पे आप रिफ्रेश करेंगे इसको, ये अप्लाई हो जाएगा तमाम के ऊपर, क्योंकि आपने एक ऐसी क्लास को दिया है जो सब के अंदर मौजूद है। आप अगर फर्ज कर लें इसकी आईडी के अंदर कोई खास करना चाहते हैं, यहां पे हम लिख देते हैं बॉर्डर और आगे हम लिख देते हैं नन और उसके बाद सेमी कॉलन देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। अब देखिएगा कि बॉर्डर नन के साथ क्या होता है। यहां से हमने इसको रिफ्रेश किया, बूम, यानी आपकी यहां पे क्लास के अंदर बॉर्डर मौजूद है, लेकिन एक खास हिस्से को आपने आईडी बना के टारगेट कर दिया कि भाई सब के ऊपर बॉर्डर दिखाना, यहां पे बॉर्डर नहीं दिखाना। तो फिर उसने क्या किया, इस आईडी को बॉर्डर जो है वो नन कर दिया इसके मुताबिक, क्योंकि यहां पे हमने आईडी दी थी बॉर्डर 1। अब अगर माई आईडी 1 के अंदर आप बॉर्डर की प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं, लेट्स से कि मैं यहां पे लिखता हूं बॉर्डर और बॉर्डर यहां पे हम कर लेते हैं 10 पिक्सल, सॉलिड कर लेते हैं और ब्लैक कर लेते हैं, सेमीकोलन दिया, कंट्रोल एस कर दिया। क्लास में वैल्यूज और हैं, आईडी को आपने स्पेसिफिक अंदाज में टारगेट किया, यहां से आके इसको रिफ्रेश करेंगे, अब क्या हुआ, ब्लैक बॉर्डर आ गया 10 पिक्सल का और ये तमाम चीजों से डिफरेंट हो गई। इस तरीके से डिविजन्स के अंदर आईडी और क्लासेस जो हैं वो चेंज होना शुरू हो जाती हैं। तो ये मेन चीज थी, ये आपका स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। ये हमारे पास था पुराना। अब फर्ज कर लें ये जो आपके पास पहला डाटा है, दिस इज फर्स्ट div HTML के अंदर। अब अगर इसका कंटेंट जो है वो आप ज्यादा दे देते हैं, आप याद रखिएगा कि आपके पास 300 पिक्सल इसकी विड्थ है और हाइट कितनी है इसकी 200 पिक्सल। लेकिन अगर आपका ये जो डाटा है माई डिव के अंदर, फर्ज कर लें आप इसको कंट्रोल सी करते हैं, अब यहां से फर्ज कर लें हम इसके अंदर कोई पैराग्राफ टैग देते हैं और उस पैराग्राफ के अंदर हम इसको कुछ 4-5 दफा 10 दफा इसको पेस्ट कर देते हैं और यहां से हम पैराग्राफ टैग को क्लोज कर देंगे, कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे आए, इसको करते हैं रिफ्रेश। अब जब आपने रिफ्रेश किया तो ये आपको पैराग्राफ टैग नजर आना शुरू हो गया। इसको दोबारा से हम यहां से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं और एक दफा फिर इसको पेस्ट कर देंगे ताकि ये टेक्स्ट हमारे पास ज्यादा से ज्यादा नजर आए। इसको किया हमने रिफ्रेश किया तो आपने देखा ये जो टेक्स्ट बाहर नजर आ रहा है इसको कंट्रोल किया जाता है ओवरफ्लो के साथ। ये भी सीएसएस के अंदर एक प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए हम वापस जाएंगे सीएसएस के अंदर। अब आपका माई डिव जो क्लास है उसको आप एक प्रॉपर्टी यहां पे देंगे ओवरफ्लो। अब ओवरफ्लो बेसिकली डिफॉल्ट में क्या होता है, विजिबल होता है, यानी यहां पे आप लिख देंगे विजिबल और उसके बाद सेमीकोलन देंगे, कंट्रोल एस करेंगे, फ्रंट एंड पे आके रिफ्रेश करेंगे, नो चेंज। विजिबल तो ऑलरेडी है, यानी जितना हिस्सा डिव के कंटेनर से बाहर जा रहा है आपने कहा कि भाई आप नजर आओ, विजिबल हो जाओ। लेकिन अगर मैं यहां से विजिबल की जगह पे हिडन कर देता हूं, HIDDEN हिडन, कंट्रोल एस करूंगा, फ्रंट एंड पे इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, अब आप देखेंगे कि वो हाइड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको हाइड नहीं करता और यहां पे ओवरफ्लो की जगह पे मैं कर देता हूं स्क्रोल का लफ्ज लिख देता हूं, कंट्रोल एस करता हूं, फ्रंट एंड पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अब आपने देखा उसके अंदर ये आपको स्क्रोल बार नजर आना शुरू होगी कि भाई इसके अंदर कंटेंट मौजूद है। ये आप ऊपर नीचे करके इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। अब आपने देखा बाकी सब के अंदर जहां जहां पे ये क्लास थी ये स्क्रॉल बार जो है वो बनना शुरू हो गई है। अगर आप इस स्क्रॉल बार को सिर्फ किसी खास जगह पे देना चाहें तो फिर आप क्या करेंगे, यहां से आप इसको कर लेंगे कंट्रोल एक्स और ये किसके अंदर है, HTML में आए, आपकी जो div क्लास H2 थी उसके अंदर मौजूद है, तो आप इसको कोई आईडी दे देंगे और इसको आईडी हम यहां पे दे देते हैं, लेट्स से कि माई स्क्रोल। ये आपने अपने नाम रखने होते हैं कोई भी। माई स्क्रोल दिया, यहां से स्पेस की, कंट्रोल एस किया,
CSS के अंदर आके माई स्क्रोल की आप आईडी कॉल करेंगे। माई स्क्रोल आपने करली ब्रैकेट्स दी और उसके अंदर आप वो पेस्ट कर देंगे जो आपने कट किया था। ओवरफ्लो स्क्रोल, कंट्रोल एस किया, अब आपकी बाकी डिवें खराब नहीं होंगी। इसको करेंगे रिफ्रेश। जो ही रिफ्रेश किया तो आपने देखा सिर्फ एक डिव के अंदर स्क्रोल मौजूद है, चूंकि उसको आपने आईडी दी थी। तो आई होप कि आपका ओवरफ्लो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके अंदर फर्दर होता है CSS में कॉम्बिनेटर्स हम यूज करते हैं। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया था। कॉम्बिनेटर्स क्या होते हैं, ये प्लस का साइन होगा या आपको वो टिल्डा का निशान नजर आता है या इस तरीके से राइट एंगुलर ब्रैकेट नजर आएगी। फर्ज कर लें मैं इस डॉट माई डिव के अंदर ये जो कुछ हमें नजर आ रहा है इसके पैराग्राफ टैग को मैं एड्रेस करना चाहता हूं। तो यहां से मेरे पास आईडी कौन सी है, माई स्क्रोल। अब माई स्क्रोल आईडी के साथ मैं यहां पे लिखूंगा इस तरीके से माई स्क्रोल। ये दोबारा से मैंने टारगेट किया। उसके बाद मैं यहां से एंगुलर ब्रैकेट दूंगा और यहां पे मैं लफ्ज लिख दूंगा पी। जब पी करूंगा तो यहां से आप देखिएगा इसको मैंने करली ब्रैकेट्स दी और यहां पे मैं इसका कलर जो है वो कर देता हूं कलर ऑरेंज। सेमीकोलन दिया, कंट्रोल एस कर दिया और यहां पे मिस है एक आर, तो माई स्क्रोल किया, कंट्रोल एस करते हैं। आप फ्रंट एंड पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे। अब आप देखिएगा क्या चेंज आती है। आपका जो पैराग्राफ के टैग थे वो सारे के सारे ऑरेंज हो गए, क्योंकि आपने यहां से कॉम्बिनेटर, इसको कॉम्बिनेटर कहते हैं, आपने इस डिव को कहा कि भाई जो इमीडिएट मेरे पैराग्राफ के टैग्स हैं, चिल्ड्रन एलिमेंट्स हैं, उनका कलर आप ऑरेंज कर दें। लेट्स से कि हम यहां से इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी किया और इसको हम दे देते हैं 2 दफा कंट्रोल वी, कंट्रोल एस करते हैं, फ्रंट एंड पे आते हैं और यहां से करते हैं इसको रिफ्रेश। अब आपके पास 2 पैराग्राफ हो गए, लेकिन दूसरे को भी उसने ऑरेंज कर दिया। चूंकि इस सिलेक्टर का मतलब है, ये जो कॉम्बिनेटर है, इसका मतलब यह है कि इस डिव के अंदर जितने भी पैराग्राफ एलिमेंट्स हैं उनका कलर जो है वो आप ऑरेंज कर दें। अगर मैं इसका कलर जो है वो मैरून कर दूंगा तो वहां पे मैरून चेंज हो जाएगा। कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे आया, इसको करूंगा रिफ्रेश, ये मैरून कलर हो जाएगा। और भी डिफरेंट कॉम्बिनेटर्स हैं। आप W3 स्कूल में सिर्फ कॉम्बिनेटर्स का लफ्ज लिखेंगे तो आपको ये सारी चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो आई होप कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। CSS के अंदर मेन चीजें यही हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ये इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि आपके कॉमेंट्स ऐसे आ गए थे, वरना मैं शायद ये ना बनाता। लेकिन आई होप कि इससे आपके मजीद जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। इससे अगले टास्क हैं वो आज ही लग जाएंगे 2 या 3। उनमें हम थोड़ा सा CSS को एडवांस लेवल पे देखेंगे। CSS की फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड जो है उसको भी एड्रेस करेंगे और फिर हमने कल इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर 1-2 प्रोजेक्ट करके फिर हम जावास्क्रिप्ट की तरफ बढ़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।